अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और इससे अगले क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट हैज़ एन एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू -5 एंड इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x + 3y - z इज़ इक्वल टू 8। यानी क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ें दी गई हैं। कहते हैं कि आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की। अब वो जो इक्वेशन प्लेन की है वो आपने फाइंड करनी है और वो एक पॉइंट से गुजर रही है, पहली बात। दूसरी बात कि एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स पे वो एक्स एक्सिस पे वो कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, -5 पे, ठीक हो गया दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या है कि एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x + 3y - z इज इक्वल टू 8। कहता है कि एक और प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। ये तीन चीज़ें हमें दी गई हैं, तो हमने ये चीज़ें यूज़ करके क्वेश्चन को फाइंड करना है। नंबर 359 पे देखें जी, आपकी टेक्स्ट बुक के यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ कहता है जी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन होती है वो लिखी हुई है, जो कि आपके पास बराबर होती है x/a + y/b + z/c इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है ये जो a है ये आपका x एक्सिस पे है, b जो पॉइंट है y एक्सिस पे है, c जो पॉइंट है वो z एक्सिस पे है। तो ये जो इक्वेशन है ये x इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म और z इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल में है। तो इसको हम यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो ये होती है। तो मज़ीद इसको यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख ली है, x/a + y/b + z/c इज इक्वल टू 1। अब इसमें आपको पता है कि ये जो a है ये x एक्सिस पे यानी कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये b जो है ये y एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है और c जो है ये z एक्सिस पे किसी पॉइंट को कट कर रहा है। अब क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हैज़ एन x इंटरसेप्ट इक्वल टू -5, यानी जो x इंटरसेप्ट यानी x एक्सिस पे जो कट कर रहा है वो पॉइंट क्या है, -5 है। इसका मतलब ये है कि तो इस इक्वेशन में a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, फिर -5 पुट करेंगे तो हमारा बन जाएगा इक्वेशन हैज़ इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट हैज़ x इंटरसेप्ट इक्वल टू -5। a की जगह फिर -5 पुट करेंगे तो इक्वेशन ए बिकम्स तो हमारी जो इक्वेशन ए है वो बन जाएगी। तो ये हमारी हमारी जो इक्वेशन 1 है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये हमारे पास पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन क्या रहा है कि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट हमें दिया गया ये वाला इस पॉइंट से गुजर रही है। अगर ये इस पॉइंट से गुजर रही है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया तो ये पॉइंट इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो इसकी x की जगह पे पहला पॉइंट, y की जगह पे दूसरा पॉइंट और z की जगह पे तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा। तो लिखेंगे हेंस एज द पॉइंट satisfy the equation, सो ये आपके पास आ जाएगा। x की जगह पुट करेंगे 3/5 + 4/b + 5/c इज इक्वल टू 1। अब ये 3/5 है, इसको ले जाएं, ये माइनस भी आता साथ, तो इसको इधर आगे सॉल्व करेंगे 4/b + 5/c इज इक्वल टू माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा 1 + 3/5। मज़ीद इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 8/5। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे लें जी। ये हमारे पास बन जाएगी। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि आपने ये जो इक्वेशन है इसको यूज़ करके आपने फाइंड करनी है और साथ में दो कंडीशन दी गई थी। अब इसके लिए हमारे पास पहली कंडीशन दी गई थी ये आ गई थी, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में बन गई है। हमने ये इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इसमें देखें बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या काम करेंगे, कंडीशन यूज़ करेंगे जो दी गई है। बी और सी की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए तो पुट करने के बाद ये हमारी जो इक्वेशन होगी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अब तीसरी कंडीशन कह रहा है कि आपके पास एक प्लेन है तो वो ये दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो कहता है आपके पास ये एक प्लेन है, ठीक है, तो एक और प्लेन है जो इसके परपेंडिकुलर है। ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन दी गई है, इसकी इक्वेशन हमें दी गई है जी 2x + 3y - z इज इक्वल टू 8। और ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, यानी ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। अब देखिए इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये होगा।
इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये होगा। अब देखो दोनों के नॉर्मल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या हम कम करेंगे, यहाँ पे हम परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन यूज़ करेंगे। अब ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन क्या बनी है, इसकी इक्वेशन हमारे पास ये बनी हुई है, ये वाली, ठीक है। अब ये जो प्लेन दिया गया इसके नॉर्मल वेक्टर क्या बनेंगे, इसके नॉर्मल वेक्टर आपको पता है ये बनेंगे 2 3 -1। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या बनेगा, इसका नॉर्मल वेक्टर बनेगा ये -1/5 1/b 1/c। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन यूज़ करने के बाद क्या यूज़ करेंगे, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जिस तरह हम यूज़ करते थे जी a1 a2 b1 b2 + c1 c2। तो ये चीज़ जो है यहाँ, अब इसके बाद हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन परपेंडिकुलरिटी के यूज़ करेंगे और इक्वेशन 2 एंड 3 को हम यूज़ करेंगे। तो ये हमने लिख लिया जी कि द गिवन इक्वेशन विद नॉर्मल, हमें जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई थी ये थी, इसके नॉर्मल हमने लिख लिए। और हमें ये कहा गया कि ये जो इक्वेशन गिवन है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के परपेंडिकुलर है, दोनों जब परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन यूज़ करके हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये जो 2 है और ये जो -1/5 है, ये a1 a2 बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 × -1/5 + b1 b2। तो b1 यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या है 1/b प्लस यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे क्या है इधर 1/c इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल 0 आ जाएगा। मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे, आपके पास -2/5 + 3/b -1/c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 5 का नाम दे लें। तो ये हमने 3 कंडीशन यूज़ कर ली हैं। तो ये मैंने इक्वेशन 5 और 3 जो है वो दोबारा ये करके लिख लिया क्योंकि हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। इक्वेशन हमारे पास 5 ये आई है, ठीक है, और इक्वेशन 3 हमारे पास ये थी, इन दोनों को मैंने इधर आगे दोबारा लिख लिया। अब देखें हमने बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें इक्वेशन 3 में जो सी का कोएफिशिएंट है वो क्या 5 है, लेकिन यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट -1 है। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करें तो सी कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास बी रह जाएगा। तो क्या काम करेंगे, इक्वेशन 3 को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे 3 में। मल्टीप्लाई इक्वेशन 5/5 एंड एडिंग इन 3, दोनों को जब ऐड करेंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो बी वाली वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। मज़ीद जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से रेसिप्रोकल लेंगे तो बी आपके पास आ जाएगा b/19 आपके पास आ जाएगा 5/18। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आपके पास 95/18। अब ये जो बी की वैल्यू है ये आप पुट कर लें किसी भी इक्वेशन में तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। मैं तो इसको पुट इन 3 करता हूँ, पुट इन 3 वी गेट, तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो जब पुट करूँगा तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से मैं 95/16 ये आ जाएगी। अब बी और सी दोनों की वैल्यू आ गई हैं। हमने प्लेन जो इक्वेशन जो लेट की हुई थी ये थी ना, तो इसमें बी और सी की वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x/-5 + 18y/95 बन जाएगा + 16z/95 इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे 95 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 19x प्लस ये माइनस भी है, माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -18y -16z इज इक्वल टू -95। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो आपने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है शो दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन 2x + y + 5y - 6z इज इक्वल टू 16 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू z/-2 इज 60/7।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, कहता है कि आपने क्या करना है, अपने प्लेन से किसी पॉइंट से प्लेन तक फासला फाइंड करना है। आपके पास ये कोई पॉइंट है, यहाँ से आपने प्लेन तक फासला फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने फासला फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इस प्लेन की हमें इक्वेशन दी गई है, कहता है ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन हमें ये दी गई है 2x + 5y - 6z = 16। अब ये पॉइंट दिया गया हमें, कहता है इस पॉइंट से आपने प्लेन तक फासला फाइंड करना है। ये पॉइंट हमें दिया गया जी 3 - 4 5। अब पहली चीज़ पॉइंट दिया गया था, दूसरी चीज़ दी गई थी कि जिस प्लेन तक आपने फासला फाइंड करना है वो आपको दिया गया प्लेन। अब एक और चीज़ उसने कही है, लास्ट में देखें, कहता है कि मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। कहता है आपको एक और लाइन दी गई है जो पैरेलल मेजर की गई है इस लाइन के। जो लाइन आपने फाइंड करनी है, यानी जो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये आपके पास लाइन बन रही है। कहता है कि इस लाइन के जो आपने फाइंड करनी है, इसके लाइन की एक और लाइन पैरेलल है, और वो जो लाइन पैरेलल है वो इस तरह की होगी, ठीक है। तो जो लाइन इसके पैरेलल है उसकी आपको इक्वेशन दी गई है, वो आपके पास है x/2 = y/1 = z/-2। ये है इज 60/7। इसका मतलब ये है कि आपने P से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आप इसको कोई नाम दे लें, Q नाम दे लें। P से लेके Q तक आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब P से लेके Q तक डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, Q के कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। हमने PQ डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके, लेकिन क्या हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड करेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स से इस तरह फाइंड करेंगे। अब लेट कर लेते हैं कि Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास, Q के कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं। अब ये हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर जब कोई पॉइंट दिया जाता है तो उसकी इक्वेशन किस तरह फाइंड की जाती है, उसकी इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c = t। तो इस तरह इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो उसको फिर सॉल्व करेंगे। एक और चीज़, अब इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं जी। सोल्यूशन इसका लिखते हैं आगे। तो ये मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख ली है, जो P पॉइंट दिया गया था वहाँ से जो पैरेलल थी गिवन लाइन से। फॉर एग्जांपल ये हमें दी गई थी ना, ये इस इक्वेशन की मैंने इस लाइन की मैंने इक्वेशन निकाली है। किस तरह निकाली है, इसके डायरेक्शन रेशियो यूज़ करके। इसके डायरेक्शन रेशियो क्यों यूज़ किए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे इसके भी वही होंगे। तो वो आपके पास जो डायरेक्शन रेशियो आते हैं वो आपके पास क्या आते हैं, 2, 1, -2। ये क्या होता है, ABC होता है, x - x1। अब x - x1 क्या होता है जी, x - x1। x1 क्या पॉइंट है, ये 3, x - 3 ओवर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया x - 3/2। इसी तरह y - y1, y1 क्या है जी, इधर -4 है तो इधर +4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। तो इस तरह मैंने इनको यूज़ करके ये इक्वेशन लिख लिया जी। अब हमने क्या काम करना है, ये जो Q पॉइंट लेट किया हुआ है इसको हमने क्या लेट किया हुआ है, इसके x, y, z लेट किया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लें जी, लेट Q इज़ द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स, क्या उसके x, y, z। x, y, z की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे, x, y, z की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो हमें इक्वेशन निकाली है यहाँ से इसको फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा x = 3 + 2t, और ये आपके पास आ जाएगा y = -4 + t, और z आपके पास आ जाएगा 5 - 2t। अब ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं Q के, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो आपने क्या काम करना है, इसको Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो Q आपके पास बन जाएगा 3 + 2t -4 + t 5 - 2t। अब t ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं Q के। अब PQ हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेना है।
हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना था। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं तो हम इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्यू की में फॉर्म में टी भी आ रहा है, तो टी फाइंड करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा। अब देखें इस ये पॉइंट हमने निकाला, ये पॉइंट किस पे है, इस प्लेन पे है। अगर किसी प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट मौजूद हो, इसका मतलब ये है कि वो उस प्लेन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी, इस प्लेन की जो इक्वेशन ये दी गई है, इस इक्वेशन में ये क्यू पॉइंट पुट करके इसको सेटिस्फाई करके यहाँ से टी की कीमत निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो ये चीज़ आपके पास आ गई है। कहता है कि क्यू आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा, क्यू इज़ द पॉइंट सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर पॉइंट क्यू है, तो क्यू इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू, वाई की जगह पे ये वाली वैल्यू, जी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो टी की वैल्यू आपके पास 20/7 आ जाएगी। अब ये टी की वैल्यू दोबारा इसमें पुट करेंगे तो क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्यू का कोऑर्डिनेट जब पुट करेंगे यहाँ पे टी की वैल्यू, तो क्यू को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपके पास ये मैंने लिख लिया। आपने इसको सॉल्व कर लेना, तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करके ये वाली वैल्यू लिख ली है। अब तो पी क्यू डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, जो आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। पी पॉइंट आपके पास 3 -4 5 और क्यू पॉइंट आपके पास 61/7 -8/7 -5/7। तो पी क्यू क्या आएगा जी, पी क्यू x2 - x1 या x1 - x2 ये आपके पास आ जाएगा 61/7 -3 इसका स्क्वायर प्लस -8/7 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +4 इसका स्क्वायर प्लस -5/7 -5 इसका स्क्वायर। ये चीज़ आ जाएगी। जब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास एलसीएम लेंगे, नीचे आपके पास 7 आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 61 - 21। 61 में से 21 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 40 आ जाएगा। तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। सिंपली इसी तरह एलसीएम नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा इधर 28 में से इसको माइनस करेंगे 8 को, तो आपके पास 20 आ जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली जब इसका एलसीएम लेंगे तो इधर -5 भी आएगा, तो 35 में से आपने क्या कम करना, इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, दोनों के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो -5 -35 आपके पास क्या हो जाएगा, -40 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपने क्या काम करना है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1600/7 प्लस 400/7 1600/7। तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, 7 आ जाएगा। तो इसके सॉरी इधर 49 आता है, नीचे आपके पास 49, ऊपर आपके पास आ जाएगा 16 + 16 32 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 3600 आ जाएगा। अब 3600 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, नीचे आपके पास आ जाएगा 7 और ऊपर आपके पास आ जाएगा 60। तो ये आपने फाइंड करना था, तो ये आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का था, शो दैट द लाइंस, हमें 2 लाइंस दी गई हैं इंटरसेक्ट, और साथ ये भी कहा गया फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग दीज लाइंस। कहता है कि आपने क्या करना है, 2 लाइंस आपको दी गई हैं, चेक करें ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन। तो पहला इसका पोर्शन जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है कि 2 लाइन का भी इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये आपको 8.1 में हमने ये क्वेश्चन किए थे, 8.2 में हमने ये क्वेश्चन किए थे कि 2 पॉइंट किस तरह आपस में लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपने इनको इक्वल कर लेना होता है, इक्वल कर लेने के बाद वैल्यूज़ निकाल के एक्स वाई जी में वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर जाएंगी तो इंटरसेक्ट करेंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये जो मेथड है ये आपने इस तरह इसको सॉल्व कर लेना जी, फर्स्ट मेथड। सेकंड पार्ट के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 18 है तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं जी। गिवन लाइन, इनको गिवन लाइंस को हम पहले सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
ये हमने इक्वेशन लिख ली है गिवन सिमेट्रिक फॉर्म में। अब देखें ये जो पहली लाइन है ये किस पॉइंट पे बन रही है, ये पॉइंट 3 2 -2। सेकंड जो लाइन है ये किस पॉइंट पे बन रही है, पॉइंट पे बन रही है जी -3 5 एंड 6, इन 2 पॉइंट्स पे बन रही है। तो आपने क्या काम करना है, अब हमने लेट कर लेना है कि लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखें ये जो लाइन है ये किसी प्लेन में मौजूद है। अब जिस प्लेन में मौजूद है उस प्लेन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जो इस लाइन से बन रहा है, ये उस प्लेन की इक्वेशन यानी इसमें से गुजर रही है। जब इसके अंदर है तो ज़ाहिर बात उसमें से गुजर रही होगी, तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो x माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जी माइनस z1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो कहते हैं जी ये पॉइंट से गुजर रही, सेटिस्फाई कर रही है, तो ये इक्वेशन आपके पास, इसको ए का नाम दे लें, तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास बन जाएगी a इंटू एक्स माइनस x1 x माइनस 3 प्लस बी इंटू वाई माइनस 2 प्लस सी इंटू जी माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये आपके पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। अब अगर दूसरी लाइन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब है कि ये दूसरी लाइन भी उसी प्लेन में मौजूद है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो हमने दूसरी लाइन के जो पॉइंट्स हैं उनको अब इसमें सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने के बाद चेक करेंगे क्या वाकई ये भी इस लाइन में मौजूद है कि नहीं। तो इसको पॉइंट्स के देख ले, इसको पॉइंट में पुट करते हैं। तो ये चीज़ कहता है कि प्लेन कंटेनिंग बोथ लाइंस। अब प्लेन में दोनों लाइंस आ रही हैं, अगर एक लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है दूसरी लाइन भी इसको सेटिस्फाई करेगा, दूसरी लाइन को जब सेटिस्फाई करेगा तो अब हमने इससे पहला जो पार्ट है हमने जो स्किप कर दिया, उसमें ये है कि इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन आपने फाइंड करना है। और जब इंटरसेक्ट करती हैं तो दोनों, आपको इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वो परपेंडिकुलर होंगी दूसरे के, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर ना हो तो वो इंटरसेक्ट नहीं करती। तो क्या काम करना है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन यूज़ करनी है, या फिर ये जो पॉइंट है, ये जो हमें इक्वेशन लिखी थी x माइनस x1, इसमें इन दोनों के पॉइंट्स को, ये जो गिवन लाइन दोनों के पॉइंट्स को पुट करने के बाद आपके पास ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। अब यहाँ से हमने a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब सॉल्व करेंगे तो a इंटू आपके पास आ जाएगा -5, यानी इसको इस तरह लिख लें 1 -3 -4 -5, ये चीज़ आ जाएगी, इज़ इक्वल टू -b ओवर आपके पास आ जाएगा 2 4 -3 -5, और c आपके पास आ जाएगा 2 4 1 -4। तो ये आपके पास a ओवर आपके पास है -5 प्लस 12, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 -12 -17। ये आपके पास आ जाएगा -b, नीचे आपके पास आ जाएगा जी -2 प्लस 12 -10 प्लस 2 12 आपके पास आ जाएगा -2 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इधर आपके पास आ जाएगा -8 और -4, तो -8 और -4 आपके पास क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। तो ये आपके पास a b c की वैल्यू आ जाएगी। अब ये a b c की वैल्यू क्या काम करनी है, इक्वेशन a में पुट करनी है। तो आप रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, उसको पहले लिख लें, x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जी माइनस z1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है, -17 है, ये -17 आपके पास आ जाएगा। अब x1 क्या था, x1 वही पॉइंट था जो हमने यहाँ पे लेट किया हुआ था, वो क्या था, वो 3 था। x माइनस 3 प्लस b आपके पास क्या है -2, y माइनस y1 क्या था 2 प्लस c -12 g माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मज़ीद जब इसको आगे सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो 17x। तो ये जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमारी
स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक गई थी तो पता नहीं चला, तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया था कि 17x जब इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 देखें, कहता है जी इफ़ ए बी सी आर द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ द गिवन ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, प्रूव दैट 1/r² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने का, ठीक है। अब वो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और यहाँ पे एक और बात दी गई है, यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात दी गई है। तो इंटरसेप्ट की इक्वेशन भी हमने पिछले इक्वेशन में लिखी थी, तो जो वो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वो हमने इक्वेशन लिखी थी कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन वो हमारे पास बनती थी, यहाँ लिख लेते हैं, वो हमारे पास होती है जी x/a y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ए बी सी हमारे पास पॉइंट नहीं दिए गए, तो यहाँ पे सिर्फ बताया गया कि ए बी सी हैं, तो यानी इसका मतलब ये है कि ए बी सी आपने यहाँ पे चेंज नहीं करने बल्कि यही रखने हैं। तो इसको ओरिजिन से आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब जिस दूसरे पॉइंट से आपने जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो आपका पॉइंट क्या ओरिजिन है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो फार्मूला आपको पता है कि डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, वो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, इसको यूज़ करके सॉल्व करते हैं जी। तो ये मैंने इसको लिख लिया जी, इक्वेशन ऑफ प्लेन विद ए बी सी इंटरसेप्ट, वो आपको पता है इस फॉर्म में होती है, पीछे भी हमने क्वेश्चन किया। तो ये 1 को हम इधर ले आए तो -1 हो गया, इसको इक्वेशन ए का नाम दे लें। अब आर क्या, आर क्वेश्चन में क्या गया, ये डिस्टेंस है जो आपने फाइंड करना है ओरिजिन से, ठीक है। जब ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो आपके पास जो पॉइंट होता है जी ए बी सी, आपके पास पॉइंट होंगे यानी x1 y1 z1, वो क्या होंगे, वो तीनों 0 हो जाएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन पे 0 होते हैं। तो एज वी नो दैट, हम जानते हैं जो डिस्टेंस फार्मूला हमने पीछे फाइंड किया था वो क्या था जी, वो था जी d बराबर है ax1 प्लस by1 प्लस z1 प्लस d ओवर इनका हमने a² प्लस b² प्लस c² ये चीज़ फाइंड करनी थी। तो d डिस्टेंस था, तो यहाँ में डिस्टेंस हमने क्या लिया, r लिया हुआ है, तो इसको जब यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अब देखें a क्या, a 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस b भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, c भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये d क्या, d यहाँ पे हमारे पास क्या -1 है, तो ये हमारे पास सिर्फ -1 रह जाएगा, बाकी ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे आपके पास आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c²। अब a² प्लस b² प्लस c² ये हमारे पास क्या चीज़ बनती है, अब यहाँ पे हमारे पास जो a² प्लस b² प्लस c² जो बन रहे हैं, ये हमारे पास वो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोफिशिएंट हैं जो इस इक्वेशन के हैं। इस क्वेश्चन के कोफिशिएंट क्या है जी, a क्या है जो इसके साथ आ रहा है, यानी ax1 प्लस by1, तो वो क्या आपके पास 1/a उसका स्क्वायर। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1/b, यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है 1/c, इसका स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर आपके पास रह जाएगा -1, नीचे आपके पास आ जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर लें तो आपके पास r² हो जाएगा, ये मार्ड की वजह से प्लस हो जाएगा, तो 1/ आपके पास आ जाएगा, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, आपके पास आएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। इसको रीअरेंज करिए, इसको तो ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/r² इधर आगे नीचे आ जाएगा, तो 1/r² आ जाएगा, ये इधर ऊपर चले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस था जो हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट क्या रहा है जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आर 3 यूनिट्स ईच एंड विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। एंड कहता है कि आपके पास 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट से जो लाइन बन रही है उस लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस से फासला क्या है 3 है। तो आपने उन 2 प्लेन्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि 2 पॉइंट आपको दिए गए थे, उन 2 पॉइंट जो नॉर्मल थे गिवन इक्वेशन के, प्लेन 2 प्लेन थे, वो दोनों प्लेन
डिस्टेंस उनका 3 था ओरिजिन से, और ओरिजिन से जो लाइन प्लेन से गुजर रही थी उन 2 पॉइंट से मिलने से ये लाइन उन दोनों के क्या परपेंडिकुलर है। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले इनकी डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। इनकी डायरेक्शन रेशियो जो होगी वही उनकी डायरेक्शन रेशियो होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या लेंगे, एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। तो ए बी पॉइंट डायरेक्शन रेशियो निकाली तो आपके पास ये इसके डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन को साइन आ गए, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एल एम एन की फॉर्म में होते हैं ना, इस लाइन की हमने ये पहले सबसे डायरेक्शन वेक्टर निकाली, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे और डिवाइड करेंगे। तो आपके पास ये जो 3 पॉइंट है ये आपके पास इस लाइन के डायरेक्शन को साइन आ गया। अब एक और बात में बताई गई है कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, जो 3 यूनिट डिस्टेंस दोनों का है ओरिजिन से, तो आपके पास उसकी इक्वेशन ये होती है। जैसे नॉर्मल फॉर्म आपने पढ़ी थी ना कि आपके पास एक पॉइंट होता था तो उसको आप यूज़ करके इसकी फाइंड करते थे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ओरिजिन से एक प्लेन है, तो ओरिजिन से प्लेन तक जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास इस फॉर्म में लिया जाता है जी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू पी। तो पी क्या डिस्टेंस था, 3 था, 3 डिस्टेंस पी था, वो इसलिए हमने फिर इसके इक्वल 3 कर लिया। प्लस माइनस क्यों लिया, आपको पहले भी बताया था कि अब फैमिली की बात आती है, इस तरह की बात आती है तो कोई भी वैल्यूज़ आप फंक्शन कोई भी आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हमने दोनों यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिए। अब यहाँ पे देखें एल एम एन क्या है, एल एम एन आपके पास डायरेक्शन को साइन है और ये भी डायरेक्शन को साइन है, दोनों डायरेक्शन को साइन सेम होंगी, तो इसकी जगह पे एल की जगह पे ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू इक्वेशन होगी इस फॉर्म बन जाएगी। अब ये जो इक्वेशन होगी वो सिंप्लीफाई करने के बाद √6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमने फाइंड करनी थी, तो इसके साथ आपका ये जो 8.3 है ये भी कंप्लीट हो गई है।